ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली निधि की। निधि दिखने में काफी सुंदर और आकर्षक थी। उसकी शादी उसी के गांव में रहने वाले मोहन से हो जाती है। परिवार में निधि की सास सुमित्रा रहा करती थी। सुमित्रा अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी क्योंकि निधि एक आज्ञाकारी बहू थी। उसकी सास उसे जो कुछ भी कहती वो चुपचाप उस काम को कर लिया करती। ऐसे ही एक दिन निधि के घर में उसके पड़ोस की एक औरत उसकी सास सुमित्रा से मिलने के लिए आती है। सुमित्रा अपनी बहू निधि की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है और कहती है, वैसे कुछ भी कहो बहन, भगवान का दिया हुआ भले ही इतना सब कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन भगवान ने बहू तो करोड़ों में एक दी है मुझे। अरे पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुंदरता में कोई कमी नहीं है मेरी बहू की। और हाँ, संस्कार, अरे उसका तो पूछो ही मत। जैसा बोलती हूँ वैसा, वरना आजकल की बहुओं को तो तुम जानती ही हो, पूछो ही मत उनके बारे में। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम्हारी बहू तो देखने में बड़ी सुंदर और संस्कारी भी है। एक मेरी बहू को देख लो, न शकल है न सूरत, न अच्छे संस्कार है और जुबान पे ऐसी चलाती है जैसे बिना धारी लगी हुई कैंची भी तेज चल रही हो। तभी निधि वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर आती है। निधि खूब सारा चाय नाश्ता बनाकर अपनी पड़ोस की आंटी को देती है और वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन निधि सोचते हुए कहती है, ना जाने ये कब जाएगी। मुझे तो लग रहा है मन बना कर आई है, पूरा नाश्ता खाकर ही जाएगी। अभी से कुछ बचेगा तभी तो मैं खाऊंगी ना। बहुत भूख लग रही है मुझे तो। निधि बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कब कुछ बचे तो वो खाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी पड़ोसन सारा नाश्ता चट कर जाती है और जाते जाते निधि से कहती है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया था बहू तुमने। ऐसा नाश्ता तो हमारे घर में कोई सी भी बहू नहीं बनाती होगी, इसीलिए तो सारा चट कर गई मैं। चलो अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। लगता है पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर का नाश्ता टेस्ट करती रहती है, तभी तो इसे पता है कि ऐसा नाश्ता पूरे गांव में किसी की बहू नहीं बनाती। क्या हो गया बहू, क्या सोचने लगी? सब ठीक है ना? कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। बाकी मैं काम निपटा लेती हूँ माँ जी। निधि घर का सारा काम करने लगती है। ऐसे ही रात को अपने परिवार को खाना खिलाकर सुला देती है, खुद भी पेट भरकर खाना खा लेती है और फिर भी आधी रात को उठकर निधि फिर से खाना खाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। देखते ही देखते निधि का वेट बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन मोहन काम करके घर वापस आता है उदास मन से। वो अपने घर में बैठा होता है, तभी वहाँ उसकी माँ और निधि आती है और दोनों उससे कहती है, क्या हो गया? आज आप बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया बेटा, बताना, इतना उदास क्यों है तू? माँ, मुझे वो काम पर से निकाल दिया गया है। आप तो जानती ही हैं कि आज के समय में काम मिलना कितना मुश्किल है। अच्छा कोई बात नहीं, मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। काम से निकाल दिया है तुझे तो तुझे दूसरा काम भी तो मिल जाएगा ना। दोनों सास बहू मिलकर मोहन को समझाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन के काम छोड़ जाने के कारण घर की आर्थिक हालत भी थोड़ी खराब हो जाती है। इसी तरह निधि के खाने पर भी कोई कंट्रोल नहीं था, वो ओवर ईटिंग करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन किचन में काम कर रही होती है। वो अपनी सास को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ जी जरा सुनिए तो। हाँ बोल बहू। माँ जी वो राशन खत्म हो गया है, खाना क्या बनाऊं? राशन तो खत्म होगा ना बहू, तुझे पता है कि हमारे घर की सिचुएशन क्या है, और फिर भी तू इतना ज्यादा खाना खाती है कि पूछो मत। अरे तुझे दूसरों से जानने की जरूरत नहीं है, एक बार तू खुद अपना वजन देख, तुझे खुद अंदाजा लग जाएगा कि तू कितना ज्यादा खाना खाती है। पहले कितनी पतली थी और अब देख। माँ जी मैं तो नॉर्मली खाना खाती हूँ, जैसे पहले खाती थी। अब मेरा वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेटू हो चुकी हूँ। चल अब कोई बात नहीं, देखती हूँ किसी से उधार लेके घर में राशन डलवाऊं, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मोहन का काम छूट चुका है, घर में पैसे नहीं हैं। ये देख निधि को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि घर में राशन डलवाने के लिए उसकी सास को उधारी लेनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे तैसे उधार से उनका घर चल रहा था। एक दिन सुमित्रा मार्केट गई होती है, तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कहा जाता है कि गांव की टॉप 10 बहू में से जो नंबर 1 बहू बनेगी उसे 5 लाख गांव के सरपंच की तरफ से दिया जाएगा।
इसमें एक प्रतियोगिता कराई जाएगी टॉप 10 बहुओं में, जिसमें रेस, खाना बनाना, मेकअप से संबंधित प्रतियोगिता शामिल थे। ये देख सुमित्रा बहुत खुश होती है और घर आकर अपनी बहू निधि को इसके बारे में बताती है। निधि बहुत ही खुश होते हुए अपने सास से कहती है, अरे माँ जी, अगर मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लूं और जीत जाती हूँ तो पूरे 5 लाख हमें मिलेंगे। सोचिए उससे हमें कितनी मदद मिलेगी ना। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तुझे पतला होना पड़ेगा, क्योंकि रेस भी है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रतियोगिता हैं। तेरा पेट तो भरता नहीं खाना खाने से, तू कैसे दौड़ पाएगी? माँ जी, प्रतियोगिता होने में कितना समय है? करीबन 1 महीना है हमारे पास। अगर 1 महीने के अंदर तू खुद को उस प्रतियोगिता के लायक बना सकती है तो ठीक है, वरना भूल जा। निधि ठान लेती है कि उसे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मोबाइल के जरिए वेट लॉस करने के लिए कई घरेलू उपाय देखती है। इसी दौरान अपने डाइट का भी खास ध्यान रखती है। ओवर ईटिंग करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। देखते ही देखते निधि पहले की तरह हो जाती है। अब हो गई ना मेरी पहली वाली बहू। अब तो प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयार है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रतियोगिता तू ही जीतेगी, क्योंकि हमारे गांव में सबसे बेस्ट बहू तो तू ही है, सुंदरता में भी और काम में भी। प्रतियोगिता तो मैं जीत कर ही रहूंगी माँ जी। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, बाकी मैं सब कुछ कर लूंगी अपने जीवन में। ऐसे ही प्रतियोगिता वाले दिन निधि के साथ साथ गांव के 10 और बहू इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं। सबसे पहले 10 के बीच रेस शुरू होती है, जिसमें विनर निधि होती है। थोड़ी देर बाद खाना बनाने का प्रतियोगिता शुरू होता है और हमारी निधि बहू खाना बनाने में भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थी और इस राउंड की विजेता भी हमारी निधि होती है। अब शुरू होता है मेकअप प्रतियोगिता, जिसमें विनर निधि ही होती है। कुल मिलाकर इस पूरी प्रतियोगिता की विनर निधि होती है। उसे 5 लाख का इनाम और पूरे गांव में उसका नाम होता है। माँ जी, आज मैं आपकी वजह से ही इस प्रतियोगिता को जीत पाई हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। और ये जो पैसे है ना, इससे हमारी जो आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी ना, हम उसे ठीक करेंगे। और इसी दौरान मोहन जी भी अपना काम ढूंढ लेंगे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। इस तरह से निधि प्रतियोगिता जीतने के साथ साथ ससुराल में अपनी सास और पति दोनों का दिल भी जीत लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि खुद को फिट रखना कितना जरूरी है। अगर वो फिट ना होती तो शायद वो प्रतियोगिता कभी जीत पाती। इस तरह वो हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। गरीब पकौड़े वाले की सफलता। महेश अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई के एक चॉल में रहता था। महेश अपना घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। महेश और सीमा अपना जीवन हंसी खुशी चला रहे थे कि ऐसे ही एक शाम महेश अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सीमा, मैं क्या सोच रहा था कि इस बार जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं तुम्हारे लिए एक सोने के झुमके बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी वैसे भी घर में बहुत सारे खर्चे हैं। जब उनसे पैसे बच जाएंगे तब आप जो कहेंगे मैं वो ले लूंगी। अरे तुम भी ना सीमा बिल्कुल पागल हो। अरे घर खर्च तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, तो ठीक है, मैं तो वैसे भी आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। मुझे ये सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही दोनों का समय हंसी खुशी बीत रहा होता है कि तभी एक शाम महेश काम से लौटकर आ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में महेश के दोनों पैर कट जाते हैं। काफी लंबे समय के इलाज के बाद महेश ठीक होकर व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर वापस आता है और उदास मन से अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी नर्क हो गई। मैंने तो अपने दोनों पैर तक गवा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह से ना गवाओ। अभी अपने मायके चली जाओ और वहाँ जाकर किसी और से शादी कर लेना। मुझ जैसे अपाहिज के साथ तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अरे ये भला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे अलग होने की बात सोची भी कैसे?
जब आपने मुझसे शादी की थी तो मेरे माता पिता से वादा किया था ना कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तो बस वैसे ही मैंने भी आपसे वादा किया था कि चाहे कैसा भी समय आए लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। दोनों पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन आपका प्यार तो हमेशा रहेगा ना मेरे लिए। अरे हाँ सीमा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं तो जैसे तैसे जिंदगी काट लूंगा, लेकिन अब मैं तो तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। भला तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ना मन छोटा बिल्कुल मत कीजिए, और जिस भी औरत का पति आप जैसा हो उसका तो भविष्य हमेशा ही अच्छा होगा। रही कमाने की बात और खाने की, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा पति ही कमाए तभी घर चले। अरे लेकिन फिर भी सीमा, लोग क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपना पालन पोषण करना सही होगा। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना तो है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारी आर्थिक हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और आपकी दवाइयाँ भी तो लानी है, वो सब कहाँ से होगा? अरे सीमा, वैसे तुम पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो, क्यों ना हम अगर चाय और पकोड़े बनाकर बेचें तो उससे कुछ हो सकता है। और हाँ, इसमें मैं तुम्हारी चाय बनाने में मदद भी कर दूंगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे क्यों नहीं आया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पकौड़े बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और चाय तो आप वैसे ही बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ठीक है, यही करते हैं, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से अपना व्यापार शुरू करते हैं। सीमा बाजार से बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां उठाकर लाती है और सड़क किनारे अपने पति के साथ पकौड़े और चाय बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीमा और महेश के रोज के ग्राहक बन जाते हैं। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। और ऐसे ही एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि हमारा काम काफी तेजी से और अच्छा चलने लगा है, जिससे हम दोनों को काफी मुनाफा भी हुआ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सड़क किनारे चाय पकौड़े बेचने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। बहुत सारी मक्खियाँ और कीड़े हमारी चाय और पकौड़ों को लगते हैं और वही हमारे ग्राहक भी खाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जी क्यों ना ऐसा करें कि हम छोटी सी दुकान ले लेते हैं, जिसमें हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी चाय और पकौड़ों को बनाएंगे, जो हमारे ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? अरे हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ग्राहक तो देवता होते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसा करते हैं, हमने जितने भी पैसे बचाए हैं उन पैसों में से हम एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं, और अब हम सड़क किनारे बेचने के बजाय अपनी दुकान में सामान बेचेंगे। तभी सीमा अपने पति के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खरीद लेती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना व्यापार शुरू करते हैं और उन दोनों के व्यवहार से उनके ग्राहक भी काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी एक साथ एकजुट होकर अपने जीवन में हंसी खुशी एक साथ आगे बढ़ते हैं। भूतों का स्कूल। शीतल अपने 2 बच्चे पिंकी और अमित के साथ रहा करती थी। शीतल का पति विदेश में काम किया करता था। शीतल का पति और शीतल दोनों ही अपने छोटे बेटे अमित से बहुत प्यार किया करते थे। तो वहीं वो लोग पिंकी को कुछ खास प्यार नहीं करते थे। वो दोनों ही लड़का और लड़की में फर्क भी किया करते थे। शीतल अपने बेटे का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा देती है। ऐसे ही एक दिन जब अमित स्कूल जा रहा होता है तो पिंकी अपने भाई को स्कूल जाता देख अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दो ना, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी स्कूल जाना है, नए नए दोस्त बनाने हैं, मुझे भी देखना है कि स्कूल कैसा होता है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। प्लीज माँ, स्कूल में मेरा दाखिला करवा दो ना। बेटा, तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है ना। और वैसे भी तुझ पर हम इतना पैसा खर्च करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आखिर कल को हमें तेरी शादी भी तो करनी है। तू खुद हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुझ पर और खर्चा नहीं कर सकती।
मुझे तेरी शादी के लिए भी पैसा जोड़ना है। अच्छा जा, तेरा भाई स्कूल जा रहा है, जल्दी से उसका लंच तैयार कर दे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर शीतल का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो निराश होकर रसोई में जाती है और अपने भाई का लंच तैयार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब शीतल अमित के लिए हमेशा कुछ न कुछ लाती और उसे बहुत लाड प्यार किया करती। वहीं पिंकी को नजरअंदाज करती थी। बेटा बेटी के बीच का ये फर्क देखकर पिंकी को अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो उस रात सो नहीं पाती। उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपने घर की छत पर चली जाती है जहाँ पर तेज हवाएं चल रही होती हैं। तभी पिंकी के कानों में एक आवाज आती है, बोलो बच्चे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। स्कूल की घंटी की आवाज। चलो बच्चों, तुम्हारा लंच का समय हो चुका है, तुम सब लंच करो। मैं लंच के बाद आऊंगी और फिर तुम्हें मैं आ से अनार पढ़ना सिखाऊंगी। इस तरह की आवाज सुनकर पिंकी को कुछ समझ नहीं आता और वो खुद से बोलती है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को पढ़ा रहा है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? अब पिंकी उस आवाज का पीछा करने लगती है और पीछा करते हुए वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग में चली जाती है जिसके ऊपर विद्यालय लिखा था। पिंकी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए उसे नहीं पता चला कि वो जिस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी वो एक स्कूल है जिसमें कई साल पहले आग लग गई थी और आग लगने की वजह से उस स्कूल के सभी बच्चे और टीचर की मौत हो गई थी। बस तभी से वो स्कूल भूतिया स्कूल के नाम से जाना जाता था और कोई भी वहां आता जाता नहीं था। पर आज पिंकी स्कूल के अंदर जाती है जहां वो देखती है कि एक जिसकी आंखें काफी लाल होती हैं वो टीचर पिंकी को देखकर उसे बुलाती है। अरे बेटा, तुम अब तक बाहर घूम रही हो? लंच का टाइम कब का खत्म हो चुका है। जल्दी जल्दी से अंदर आओ, क्लासरूम में बैठो और जाकर पढ़ाई करो, जल्दी। उस टीचर की बात सुनकर पिंकी को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चली जाती है। तभी एक टीचर जो क्लास के अंदर कुछ भूतियां बच्चों को पढ़ा रही थी और खुद भी एक भूतनी थी, उसे देख पिंकी वहां से भागने लगती है कि तभी वो टीचर उसके पास चली जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, कहाँ भाग रही हो? चलो क्लास में बैठो और सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करो। तुम नहीं चाहती कि तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, या तुम्हें भी जिंदगी में चूल्हा जलाना है? अपनी माँ की सोच नहीं बदलनी? बदलनी है मैडम, मुझे सबकी सोच ही तो बदलनी है और सबको बताना है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती। तो फिर कहाँ भाग रही थी? चलो जाकर क्लासरूम में बैठो और पढ़ाई करो। और हाँ, अब से रोज इसी समय पर स्कूल आना है, ठीक है? पिंकी डरते हुए क्लासरूम में जाती है और वो भूतनी टीचर बड़े ही प्यार से सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। सभी भूतिया बच्चे भी काफी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे पिंकी के अंदर से भूतों का डर खत्म हो जाता है और वो भी उस भूतिया स्कूल में पढ़ने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पिंकी रोज रात को भूतिया स्कूल में जाती और पढ़ाई किया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते पिंकी और अमित थोड़े से बड़े हो जाते हैं। परंतु ये क्या, जिस माँ बाप ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने बेटे पर लगा दी, वो फेल हो चुका था। अब अमित अपना रिजल्ट लेकर घर आता है तो शीतल अमित से बोलती है, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, तुझ पर इतने पैसे खर्च किए। तेरा बाप विदेश में और हम लोगों से दूर रहकर कमाता है ताकि तुझे अच्छी शिक्षा दे सके और तू हमारा नाम रोशन कर सके, पर तू तो इस बार भी फेल हो गया। अरे तुझे 10वीं के आगे पढ़ना भी है नहीं? माँ, मैं कितना पढ़ता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। आप खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, इसीलिए आपको क्या पता कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आपकी तो पूरे दिन की चिकचिकबाजी ही नहीं खत्म होती। कभी बेटा ये काम कर, कभी बेटा वो काम कर, सारा कसूर आपका है। और वैसे भी मैं अकेला फेल नहीं हुआ हूँ, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। आप मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुझे क्या लगता है तू इतना बड़ा हो चुका है कि तू अपनी माँ को सुना सके? अरे बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ से जुबान लड़ाते हुए? माँ, मैं आपके इस ड्रामे से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर और जब तक मेरा मन नहीं करेगा मैं इस घर में नहीं आऊंगा। इतना बोलकर अमित वहाँ से चला जाता है।
अमित की ये बदतमीजी देख शीतल को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। अब शीतल का पति घर आने के लिए निकल जाता है, परंतु रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। शीतल के पति के गुजर जाने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी तरह से बिगड़ जाती है कि अब शीतल अपने बेटे को आगे नहीं पढ़ा पाती और ना ही अब घर का खर्चा चला पाती है। ये सब देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। पिंकी को बच्चे पढ़ाता देख शीतल को बड़ी हैरानी होती है और शीतल पिंकी से बोलती है, पिंकी, तू तो कभी स्कूल ही नहीं गई, फिर तू इन बच्चों को कैसे पढ़ा रही है? माँ, आपको किसने कहा कि मैं कभी स्कूल नहीं गई? आप लोगों ने मुझे कभी स्कूल भेजा ही नहीं, कभी पढ़ाया लिखाया ही नहीं। यही सोचकर कि लड़कियां क्या करेंगी पढ़कर, मुझे मेरे गुरु ने, मेरी टीचरों ने पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और कोई नौकरी पा सकूं ताकि आप लोगों की मदद कर सकूं। आप नहीं जानती, जिस विद्यालय को आप भूतिया बोलती हो और सभी लोग जिस स्कूल में जाने से डरते हैं, मैं रोज रात को छुपकर उसी स्कूल में जाया करती थी। क्या? हाँ माँ, जब आप सो जाते थे तब मैं उसी भूतिया स्कूल में जाकर पढ़ती थी। मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, वो भी उसी भूतिया स्कूल से, कि बहुत जल्द उसी भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर की बदौलत मुझे सरकारी टीचर की नौकरी भी मिलने वाली है। पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि घर पर बच्चों को पढ़ाकर अपने घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधार सकूं और अपने भूतिया स्कूल और भूतिया टीचर को उनकी गुरु दक्षिणा भी दे सकूं। माँ, गुरु गुरु होता है, चाहे वो भूत हो या इंसान। इतना बोलकर पिंकी बच्चों को पढ़ाने लगती है। अब बहुत जल्द पिंकी सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। पिंकी की सफलता देखकर उसके भूतिया स्कूल के सभी टीचर को बहुत खुशी मिलती है और उसकी आत्मा को शांति भी मिल जाती है और इस तरह से पिंकी अपने टीचरों को उनकी गुरु दक्षिणा दे देती है। तो वहीं शीतल